ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन कॉलेज के बाहर अकेली होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो कह रही होती है कि मैंने आखिर इतने पतले कपड़े क्यों पहने हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और यहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही है। तो मैं यहाँ पर अपना घर कहाँ पर ढूंढूंगी। तभी वहाँ पर कोई आता है और फैन लिलिन को एक जैकेट पहनाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? इतनी ठंड में बाहर अकेली खड़ी हो और वो भी इतने पतले स्वेटर पहनकर। तुम्हें पता है ना बाहर स्नोफॉल हो रही है, तो फिर तुम ऐसे बाहर क्यों निकली भला? अब फैन लिलिन उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले वो कहता है कि क्लास का टाइम हो रहा है और हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो फैन लिलिन को अपने साथ ले आता है। अब नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं। और एक तरफ फैन लिलिन होती है जो बीच में बैठी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो ये सोच रही होती है कि इस क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों हैं और मैं इन सब में से किसी को भी क्यों नहीं जानती। क्या मैं इस क्लास से नहीं हूँ? अगर इस क्लास से नहीं तो फिर कौन से क्लास से हूँ? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? ये कहकर वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। जिसके बाद उसे फ्लैशबैक में सब कुछ याद आने लगते हैं और अचानक से 1995 का इमेज उसके सामने आ जाता है और उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन 1995 में आखिर पहुंची कैसे। एक्चुअली में फैन लिलिन के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते थे। उसकी मॉम उसके डैड को बता रहे थे कि तुमने दोबारा चीट किया मुझसे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? काश मैं तुमसे कभी शादी करती ही ना। जिस पे उसके डैड कहते हैं कि काश तुम जो कह रही हो वो सच होता। मैं खुद तुमसे शादी करके फंस गया हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तुम्हारे साथ साथ मुझे फैन लिलिन को भी संभालना पड़ता है, उसकी पढ़ाई की भी फीस मुझे देनी पड़ती है। और इधर फैन लिलिन वो सब बातें सुन रही थी। फैन लिलिन को भी गुस्सा आ रहा था और उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने डैड पर आ रहा था। जिसके बाद वो चिल्ला कर कहती है कि बस बहुत हुआ, आप लोग इस तरह से लड़ना बंद करो। आप लोगों की वजह से मुझे सफ़र करना पड़ता है, काश मैं इस घर पे पैदा ही ना हुई होती। जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो कह देती है कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, अगर मैं आप लोगों के साथ रहूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं और तभी 2024 न्यू ईयर भी आने वाला था। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन फैन लिलिन कह देती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से ही होती है, काश इस फैमिली में आप होते ही ना। जिसके बाद फैन लिलिन को फ्लैशबैक हिट होता है और वो 2024 से डायरेक्ट 1995 में आ जाती है, जब उसके मॉम एंड डैड कॉलेज जाया करते थे। तभी क्लास में एक लेडी एंटर करती है जिसका नाम मेंग फेई है। उसके आते ही सब लोग उसके आगे पीछे आने लगते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगते हैं, यानी कि वो क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल में से एक है। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही होती है। तभी क्लास में हम लोग उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसने फैन लिलिन की हेल्प की थी। वो उसकी तरफ देखता है और फैन लिलिन मेंग फेई की तरफ देखती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मेंग फेई कोई और नहीं बल्कि उसी की मॉम है। फैन लिलिन अपनी मॉम को देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो अपने मॉम एंड डैड के ज़माने में पहुँच गई है। फिर वो फ्लैशबैक में एक सीन याद करती है जहाँ पर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और उसकी मॉम यंग थी। जब उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी तो वो कुछ फ़ोटोज़ को जला रही थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पर पता चलता है कि फैन लिलिन के डैड ने उसकी मॉम पर पहली बार चीट किया था, जिसके कारण वो रो रही थी। छोटी फैन लिलिन आगे बढ़ती है और उन फोटोज़ को देखती है जहाँ पर वो अपनी यंग मॉम को देखती है और वो उस फोटो में बिल्कुल वैसी लग रही होती है जैसे अभी कॉलेज के टाइम पर लग रही है। जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन अचानक से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि क्या इस क्लासरूम में किसी का नाम फैन बेई है? क्या कोई उसे जानता है? क्या वो जिंदा है? ये बोल बोल कर वो पूरे क्लासरूम में चिल्लाने लगती है और ये सभी कोई सुन रहा होता है, खास करके फैन लिलिन की मॉम। फैन लिलिन अपने डैड का नाम लेते हुए अपनी मॉम की तरफ देखती है, जहाँ पर उसकी मॉम भी बस फैन लिलिन को ही देखी जा रही होती है। अब यहाँ पर फैन लिलिन यही सोच रही होती है कि बस वो किसी तरह से अपने डैड को ढूंढ लेगी, जिसके बाद वो अपने मॉम को उससे मिलने नहीं देंगी, जिससे फैन लिलिन पैदा ही नहीं होगी।
अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन पूरे कॉलेज में घूम रही होती है और सभी लड़कों से पूछ रही होती है कि क्या उसका नाम फैन बेई है, जिस पर सभी कोई मना कर देते हैं। और यहाँ क्लासरूम में बैठा ल्यूसी ये सब बातें सुनकर हंस रहा होता है। तभी क्लास का एक लड़का फैन लिलिन के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो, तुम जरा खुद को देखो, तुम्हारा चेहरा कितना ज़्यादा ड्राई हो चुका है, इतनी सर्दी में बाहर अकेले घूम रही हो, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो लड़का फैन लिलिन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और ये बात इधर ल्यूसी को पता होती है, जिसके बाद वो अपने बेंच से उठ जाता है और उधर जाने लगता है। ल्यूसी यहाँ से उस लड़की की बातें सुन रहा होता है जो कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अकेली हो और तुम्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और ये सब बातें सुनकर यहाँ फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो लड़का फैन लिलिन के पास आने की कोशिश करता है और फैन लिलिन उससे दूर जाने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं बल्कि वो लड़का फैन लिलिन को छूने की भी कोशिश करता है, लेकिन फैन लिलिन उसका हाथ हटा देती है। तभी वहाँ पर ल्यूसी पहुँच जाता है। अब इससे पहले वो लड़का उसे कुछ और कह पाता, ल्यूसी जोर से फैन लिलिन का नाम लेकर उसे पुकारता है, जितने में वो लड़का सब कुछ भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था और किसके लिए आया था। जिसके बाद वो लड़का खुद से सवाल करता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इस लड़की के पास, क्या मैं इसको जानता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं खो गई है, आजकल मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे इधर ल्यूसी होता है। उसके जाने के बाद फैन लिलिन सोच रही होती है क्या यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़माने में भी मुझे कोई जानता है, लेकिन इस टाइम पर मुझे कौन ही जानेगा, मुझे कौन पहचानेगा, मैं तो फ्यूचर से आई हूँ। वो ये सब सोच रही होती है। तभी वहाँ पर ल्यूसी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम फिर से भूल गई, तुम्हें तो अपना रूम चाहिए था ना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी फैन लिलिन को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम्हें एक रूम चाहिए रहने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये रहा तुम्हारा रूम और वो रहा तुम्हारा बैग। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देखती है और ये याद करने की कोशिश करती है कि उसने आखिर ल्यूसी को रूम के बारे में कब कहा था। ल्यूसी फैन लिलिन को देखता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो, क्या तुम्ही ने मुझे नहीं कहा था कि तुम्हें रहने के लिए एक रूम चाहिए, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को उस रूम की की देता है और कहता है कि इसे संभाल के रखना, अगर इसे खो दिया तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा की नहीं लाऊंगा। जो फैन लिलिन काफ़ी गौर से की को देखती है और सोचती है कि ये सही है, ये मेरे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस रूम में ही रह लेती हूँ। जिसके बाद वो की ले लेती है। फिर ल्यूसी कहता है कि तुम ज़रूर ये सोच रही होगी कि ये तो मेरा क्लासमेट है, फिर ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए लकी फील करना चाहिए कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ और मेरे जैसे इतना अच्छा लड़का तुम्हें मिला है, वरना आजकल कोई भी इतना हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। और तुमने क्लास में तो उस लड़की को देखा ही था जो तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करता, क्या पता वो तुम्हें किसी सुनसान जगह पे ले जाता और तुम्हें नदी में फेंक देता। लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और हमारे क्लास में ऐसे अजीबोगरीब स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस मुझे एक बार बोल देना, क्योंकि सभी की हेल्प करना यही मेरा काम है। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। फिर फैन लिलिन अकेले बैठी होती है और अपने बैकपैक को देख रही होती है और कह रही होती है कि मुझे लकी फील करना चाहिए इस बात का कि मैंने अपने बैग में जितना भी सामान पैक किया था वो सब कुछ मेरे साथ आए हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि आज मैंने बहुत ही नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस किया और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है, लेकिन उससे पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी। इसके बाद वो HBN का स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करती है और अब उसका स्किन थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, अब वो ग्लो कर रहा है। जिसके बाद फैन लिलिन को भूख लग रही होती है, तो उसके पास कुछ पैसे होते हैं जो वो फ्यूचर से अपने साथ लेकर आई है। अब वो उन पैसों को लेकर कैंटीन पर पहुंचती है। कैंटीन में जाने के बाद ही सब लोग फैन लिलिन को काफ़ी घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं
कि इस लड़की ने इतने ओवरसाइज कपड़े क्यों पहने हैं। क्या ये किसी लड़के के कपड़े हैं? ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। आज से पहले यहाँ पर ऐसे कपड़े किसी ने नहीं पहने। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। पर फैन लिलिन को उन सब की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ अंदर आने के बाद वो देखती है कि काफ़ी लंबी लाइन लगी है। फैन लिलिन भी एक लाइन को ज्वाइन कर लेती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूसी ऑलरेडी पहुँच गया है, जिसके बाद लाइन पर एक लड़का जो सबसे आगे खड़ा होता है, उसके पास एक फ्री टिकट होती है जिसकी वजह से वो फ्री में खाना ले सकता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा शर्मीला होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है ये बोलने में कि मुझे फ्री का खाना चाहिए। अब उसके पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो उसे कह रहा होता है कि या तो तुम जल्दी खाना लो या फिर मुझे आगे लगने दो। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और वो लाइन से पीछे हट जाता और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। अब वहाँ का कैंटीन मैनेजर उसे कहता है कि ये तुम्हारा खाना रेडी हो गया है और तुम इसे बिना लिए यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? क्या मैं ये दूसरे इंसान को दे दूँ? तुम कितनी देर से यहाँ लाइन पर लगे थे और जब तुम्हारी बारी आ गई तो तुम यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? अब वो मैनेजर जिस तरह से बोल रहे होते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फैन लिलिन के डैड बोल रहे हैं। और इधर फैन लिलिन लाइन में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। उससे भी पता चल जाता है कि फैन भी यानी कि उसके डैड वही मैनेजर हैं। इधर ल्यूसी को देखते हैं जो अपना खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैं इसे सब ख़त्म कर सकता हूँ। जिसके बाद ल्यूसी अपना खाना खाने लगता है और वहाँ से सब कुछ गौर से देख रहा होता है। अब यहाँ पर फैन भी काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाते हैं और वो फिर से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये खाना नहीं चाहिए? क्या मैं ये दूसरे इंसान को दे दूँ? तो वहाँ पे लाइन में लगी जितने भी लोग होते हैं सब लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं, उस लड़के को चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम फ्री का खाना खाने आते हो और जब तुम्हें सच में फ्री का खाना मिल ही रहा है तो फिर तुम उसे ले क्यों नहीं रहे, पीछे क्यों हट रहे हो। अब फैन भी दोबारा उसे पूछता है कि तुम इसे लोगे या नहीं। तो वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं खाना, मेरी भूख मिट गई है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फैन लिलिन आगे आती है और उस लड़के को कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, इतनी देर तक लाइन पर लग के तुम ऐसे ही जा रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों ने भी वेट किया है और हम उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़कर वो खाना उसके हाथों में दे देती है और कहती है कि इसे लेकर जाओ और जब तक इसे ख़त्म नहीं करोगे तब तक इसे वापस मत लेकर आना। फैन लिलिन के पीछे उसके डैड होते हैं जो सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो कोई तो है जिसने उसका स्टैंड लिया। अब इधर ल्यूसी को देखते हैं जिसने अपना खाना ख़त्म कर लिया है। अब सब लोग धीरे धीरे लाइन लगाने लगते हैं खाना खाने के लिए। इसके बाद वो लड़का सिर्फ अपने टिफ़िन को ही देखे जा रहा होता है। जिसके बाद काफ़ी देर देखने के बाद वो थैंक यू बोलता है, जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर मिंग फेई आ जाती है और एक लड़के को कहती है कि मेरे रास्ते से हटो, तुमने तो खाना खा लिया होगा, अब मेरी बारी है। जिसके बाद मिंग फेई भी अपनी लाइन पर लग जाती है। तभी उसकी नज़र फैन बेई पर जाती है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और उसे देखकर मिंग फेई भी स्माइल करती है और ये फैन लिलिन देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि यहीं से मेरे मॉम एंड डैड की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। लेकिन मैं तो पास्ट में सिर्फ इन दोनों को अलग करने के लिए आई हूँ और मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद मिंग फेई आगे बढ़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और कहती है कि फैन बेई मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जो सुनकर फैन बेई को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है कि तुमने क्या कहा। और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो वो सब कुछ सुनकर स्माइल कर रहा होता है। और इधर कैंटीन में जितने भी लोग होते हैं सब लोग गुस्सा कर रहे होते हैं कि जल्दी करो, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना खाना है। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ड्रामे की शुरुआत में फैन लिलिन स्केटिंग करते हुए अपने डैड को ढूंढ रही होती है। तभी उससे ल्यूसी दिख जाता है। जिसके बाद वो ये सोच रही होती है कि मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ ये लड़का वहाँ पर आ जाता है, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। स्केटिंग करते करते अब फैन लिलिन रुक जाती है ल्यूसी से ये सवाल पूछने के लिए। फिर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है तो तुम मुझसे पहले वहाँ पर पहुँच जाते हो और मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर ल्यूसी कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी क्लासमेट्स आने वाले हैं स्केटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए।
और क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासमेट को आना है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और शायद तुम भी उसी के लिए आई हो। जिसके बाद सभी क्लासमेट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग फैन लिलिन की मॉम को देखते हैं, मेंग फेई को। वो भी वहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आई होती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि ये जगह ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ और स्केटिंग भी तो मैंने बहुत दिनों से नहीं की है। पता नहीं आज मैं स्केटिंग कर भी पाऊँगी या नहीं। इतने में मेंग फेई की नज़र फैन लिलिन पर जाती है। यहाँ पर फैन लिलिन तो बस अपनी मॉम को ही देखी जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये मॉम है जो मेरे डैड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मेरे डैड वैसे नहीं है। अब वो फ्लैशबैक पर सब कुछ सोचने लगती है, जहाँ पर फैन लिलिन ने डिसीज़न लिया था कि वो इन लोगों के साथ नहीं रहेगी और उसे दोबारा पैदा नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर रोज़ रोज़ एक ही तमाशा होता है जो फैन लिलिन को बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा उसकी मॉम और डैड लड़ाई करते रहते हैं और फैन लिलिन को ऐसा लगता है कि अगर उसके मॉम और डैड की कभी शादी ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो पैदा ना होती, तो आज उसे ये सब कुछ दिन ना देखना पड़ता। और इसलिए उसने न्यू ईयर पर ये विश मांगी थी कि उससे पास्ट में जाना है और सब कुछ चेंज करना है, और गॉड ने उसकी ये विश पूरी भी कर दी। और अब पास्ट में आने के बाद फैन लिलिन को लग रहा है कि वो सब कुछ सच में चेंज कर सकती है। वो अपने मॉम एंड डैड को कभी मिलने ही नहीं देगी, जिससे उन लोगों की शादी होगी और फैन लिलिन कभी पैदा होगी। इसलिए उसका यही मकसद है कि वो अपने मॉम को अपने डैड से दूर रखा करेंगी और उसकी मॉम को किसी दूसरे लड़के से प्यार हो जाएगा और वो लोग शादी करेंगे। अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन अपनी मॉम को देखी जा रही होती है और ये कह रही होती है कि इन्होंने ये किस तरह का भला मेकअप किया है, इन्हें तो मेकअप करना भी नहीं आता है। और यहाँ पर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं, जो फैन लिलिन की वो रिएक्शन देख रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि ल्यूजी को सब कुछ पता है। एनीवेज मेंग फेई आगे बढ़ती है और सबको स्केटिंग करते हुए देखती है, जहाँ पर अब वो ये सोचने लगती है कि क्या वो स्केटिंग कर पाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से उसने स्केटिंग भी ट्राई नहीं किया है। अब इतने में उसके पास फैन लिलिन पहुँच जाती है। अब अपनी मॉम को वो गौर से देखने लगती है और कहने लगती है कि ये इन्होंने किस तरह का मेकअप किया है। मैंने भी तो मेकअप किया है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ज़रा देखो इनका मेकअप, चेहरा इतना येलो हो गया है, आंखें इतनी ग्रीन हो गई है, क्या इन्होंने ठीक से ब्लेंड नहीं किया है। अब वो उसे छू कर देखती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरा चेहरा क्यों छू रही हो। फैन लिलिन, कहीं तुम पागल तो नहीं हो। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा था, मैं उसे ही साफ कर रही थी। जिस पर मेंग फेई कहती है कि मैं तो अपना चेहरा बहुत अच्छे से साफ करके आई हूँ, तो फिर भला क्या गंदगी हो सकती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है, तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर कोई भी गंदगी नहीं है। और सारे बॉयज़ ये कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं कि तुम तो बिना मेकअप के ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तुम्हें मेकअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद ल्यूजी के बारे में भी वो लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ल्यूजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और सबसे ज़्यादा टॉल भी है पूरे बॉयज़ ग्रुप में। जो सब बातें सुनने के बाद फैन लिलिन को लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी मॉम के लिए ल्यूजी से अच्छा कोई दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। अब वो अपनी मॉम का हाथ सीधा ल्यूजी के हाथ में दे देती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते और स्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मेंग फेई अपनी फ्रेंड के साथ स्केटिंग करती है और उन दोनों के पीछे फैन लिलिन होती है। तभी फैन लिलिन के सामने से ल्यूजी गुजरता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है कि जब ल्यूजी इतना अच्छा खासा लड़का है तो फिर अपने डैड की जगह मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मॉम को ल्यूजी से प्यार हो जाए। जिसके बाद फैन लिलिन अपने दिमाग में आइडियाज़ बना रही होती है कि वो क्या करे कि उन दोनों की क्लोजनेस बढ़े। फिर उसे आइडिया आता है कि वो अपनी मॉम को पुश कर देगी, जिसकी वजह से वो ल्यूजी के ऊपर गिर जाएगी और उन दोनों की क्लोजनेस थोड़ी सी बढ़ेगी। अब उसी मिशन को पूरा करने के लिए फैन लिलिन अपनी मॉम को पुश करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन उसकी मॉम थोड़ी सी ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैन लिलिन गिरते गिरते बचती है और ल्यूजी उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद फैन लिलिन की जान तो बच जाती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। ल्यूजी उसे कहता है तुम ठीक तो हो, लेकिन फैन लिलिन को पता होता है कि ल्यूजी को सब कुछ मालूम है। फिर ल्यूजी उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो क्या, तुम्हें पता है इस काम में कितना ज़्यादा खतरा है, कहीं तुम हमारी हड्डियाँ अलग करने की कोशिश में तो नहीं लगी हो। अब वो इसे ये सब बातें बता ही रहा होता है,
तभी आवाज़ आती है कि कोई बेहोश हो गया है और सब लोग दौड़कर उसी के पास जा रहे होते हैं। अब यहाँ आकर पता चलता है कि जो लड़का बेहोश हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि फैन बेई है। वहाँ पर मेंग फेई भी ऑलरेडी पहुँच चुकी होती है। उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है फैन बेई की। मेंग फेई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो फैन बेई को कहती है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर यही सोच रही होती है कि मॉम कितनी ज़्यादा चिंता कर रही है मेरे फ्यूचर डैड की। इधर मेंग फेई को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है फैन बेई से ज़्यादा। वो कहने लगती है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते ना, देखो तुम्हारा हाथ कितना ज़्यादा ठंडा हो गया है, तुम अभी बेहोश हो गए थे, बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी है, अगर तुम सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़े मोटे कपड़े पहना करो। जिसके बाद वो उसके हाथों को गर्म करने लगती है, उसे सहलाने लगती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। और यहाँ साफ पता चल रहा होता है कि मेंग फेई फैन बेई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करती है। और वो सब कुछ इधर फैन लिलिन देख रही होती है। उसे भी लग रहा होता है कि बस बहुत हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। जिसके बाद फैन लिलिन जोर से चिल्लाती है कि फैन बेई तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो और तुम पागल हो। वो उसकी नॉन स्टॉप बेइज्जती की जा रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम सब लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, हम सब लोग यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आए हैं और तुम्हारी वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर वो उसका हाथ मेंग फेई के हाथों से हटा देती है और कहती है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते। जो सब बातें सुनने के बाद फैन बेई कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो कैंटीन पर थी। उस दिन कैंटीन पर तुम मुझे ऐसे बोल रही थी जैसे तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और आज भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें किसी को डेट करना है तो ऑनलाइन पार्टनर ढूंढ लो और उसे डेट करो, क्योंकि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो। मैं ऑलरेडी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो तुम नहीं हो, तो मुझे माफ़ कर दो। जो सब बातें सुनने के बाद यहाँ पर फैन लिलिन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि फैन बेई तुम सच में एक नंबर के गधे हो। ये बोल कर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद देखते हैं कि ल्यूजी बीच में होता है और ये सब कुछ बातें सुन रहा था। फिर वो उसे देखकर स्माइल करता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है फैन लिलिन अपने रूम पर होती है और अपना स्किन केयर कर रही होती है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। फैन लिलिन दरवाज़ा खोलने जाती है तो वहाँ से मेंग फेई आती है और वो आने के बाद ही सीधा ये कहने लगती है कि क्या तुम फैन बेई को इस तरह से बुरा भला बोलना बंद करोगी, क्योंकि मुझे सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो भी तुम उसके बारे में कहती हो। पर फैन लिलिन को उसकी बातों पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके पास जाकर कहती है कि फैन लिलिन देखो, मुझे पता है कि तुम फैन बेई को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बारे में ऐसा मत बोला करो। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, देखो मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब वो इसके बारे में और कुछ बोलती उससे पहले फैन लिलिन को याद आता है कि उसकी मॉम को तो मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता। फिर फैन लिलिन कहती है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। फिर वो उससे चेयर पर बैठा देती है और कहती है कि मैं जो भी अभी करने वाली हूँ चुपचाप उसको देखते रहना। फिर वो मेंग फेई के चेहरे पर फेस मास्क लगाती है और कहती है कि मैं जब से आई हूँ मेरा ध्यान एक ही चीज़ पर है और वो है तुम्हारा मेकअप। तुम्हें मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता और उसके साथ साथ तुम भी अपने चेहरे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। तो मैं चाहती हूँ कि इस HBN का प्रोडक्ट यूज़ करो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खास करके स्किन के लिए। ये चेहरे को बिल्कुल चमका देता है आईने की तरह। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकती हूँ, वो भी फ्री में, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा अच्छा दिखे, बिल्कुल मेरी तरह। जिसके बाद फैन लिलिन HBN का एक डब्बा लेती है और वो मेंग फेई को देने लगती है, लेकिन मेंग फेई को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो अपने चेहरे से फेस मास्क हटा देती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। अब वो उसका हैम्पर ठुकरा के जाने लगती है तो फैन लिलिन सैड हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम ये HBN का हैम्पर नहीं लोगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है तुम बिल्कुल उस फैन बेई की तरह हो।
और क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? सच सच बताना, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। जिस तरह से तुम उसकी केयर कर रही थी, वहाँ पर और कोई दूसरी लड़की नहीं करती। जो सुनकर मिंग फई कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं फ़ैन बेई को पसंद नहीं करती। जो सुनकर फ़ैन लिलिन कहती है कि ये झूठ बोलने का नाटक किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि फ़ैन बेई से अच्छा कोई दूसरा लड़का हमारी क्लास में है, क्योंकि वो तो सिर्फ खाना बेचता है और उतना हैंडसम भी नहीं दिखता है। तुम्हें क्लास के दूसरे लड़कों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि ल्यूजी, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और एक कैपेबल स्टूडेंट भी है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। तुम इसके बारे में सोच सकती हो। लेकिन मिंग फेई को इन सब बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहती है कि देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम प्लीज़ ये सब नॉनसेंस बातें मत क्या करो। मुझे ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है और तुम्हें फ़ैन बेस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं लगता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद फ़ैन लिलिन कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ऐसे नॉनसेंस बातें करती हूँ हर जगह पर। अगर तुम्हें वो लड़का इतना ही ज़्यादा पसंद है तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपना HBN का हैम्पर देते हुए कहती है कि जाओ उसी लड़के के साथ रहो, फ़ैन वेई के साथ, जो कैंटीन पर खाना बेचता है, क्योंकि बेचारा और कुछ कर भी तो नहीं सकता खाना बेचने के अलावा। एक तरह से फ़ैन लिलिन फ़ैन वेई की बेइज्जती कर रही होती है ताकि मिंग फेई को एहसास हो और वो फ़ैन वेई को पसंद ना करे। अब मिंग फेई वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ से ल्यूजी दूसरी तरफ से आ रहा होता है। वो फ़ैन लिलिन को कहता है क्या तुम्हें गर्म पानी चाहिए या फिर ठंडा पानी। अब फ़ैन लिलिन को ल्यूजी से कुछ बात नहीं करनी होती, इसलिए वो वापस जाने लगती है। तो ल्यूजी उसके पीछे पीछे आने लगता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आया हूँ। इसके बाद फ़ैन लिलिन अपने रूम की तरफ जाने लगती है और दरवाज़ा लगा देती है, पर ल्यूजी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही हो भला, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं। फिर वो उस गर्म पानी को नीचे रख देता है और कहता है कि इसे याद से ले जाना। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की शुरुआत में फ़ैन लिलिन और ल्यूसी दोनों खाना खाने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। तभी फ़ैन लिलिन अपने आसपास के लड़कियों को देख रही होती है, जिन लोगों ने बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं। मतलब पहले के ज़माने में सब लोग इतने ज़्यादा फैशनेबल नहीं थे और फ़ैन लिलिन ने बहुत ही सिंपल ड्रेस पहना होता है, जो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। अब जाते टाइम फ़ैन लिलिन की नज़र एक आंटी के ग्रुप पर पड़ती है, जहाँ पर सब लोगों ने अपने बालों पे बहुत ही अजीब तरह के ग्लिटर्स लगाए होते हैं, जो देखकर तो फ़ैन लिलिन को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और सोच रही होती है कि ये इन लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है। तभी उन आंटियों की नज़र फ़ैन लिलिन पर पड़ती है और सबसे पहले वो लोग फ़ैन लिलिन के जूतों पर कमेंट करती है और कहती है कि ये देखो, इसने किस तरह के जूते पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रेड पहना हो। और इसने इतने फैशनेबल कपड़े कैसे पहने हैं, ऐसा लग रहा है कि आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए हैं। और ये सब बोलकर वो सभी आंटियां हंसने लगती हैं, जो देखकर ल्यूजी आगे बढ़ता है और कहता है उन सभी से कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये गर्ल्स फ्रीडम है, मतलब कोई भी अपने पसंद का कोई भी ड्रेस पहन सकता है। जैसे कि आप सभी ने इतने अजीब तरीके से अपने बालों को बांधा है, उस पर आपको कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, तो उसी तरह से आप लोगों को भी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना है। और वैसे भी ये एक नॉर्मल शू है जो कोई भी पहन सकता है। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ज़माने में ऐसे जूते नहीं पहना करते थे और आजकल ऐसे जूते पहनना फैशन है। खैर, ये सब कुछ आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग हो भी तो पुराने ज़माने के। जो बात सुनकर उन आंटियों को अच्छा नहीं लगता और वो लोग शक्ल बना के वहाँ से चले जाते हैं। उन लोग के जाने के बाद फ़ैन लिलिन की नज़र पड़ती है उसकी मॉम पर। वो रेस्टोरेंट के अंदर होती है और कुछ लोगों के साथ होती है। हमें अंदर जाके पता चलता है कि वो लोग फ़ैन लिलिन के मॉम और डैड हैं और वो लोग यहाँ पर मिंग फेई के रिश्ते की बात करने आए होते हैं, जहाँ पर उस लड़के के साथ उसकी मॉम और डैड भी आए होते हैं। और उसकी मॉम उस लड़के की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इसके पीछे लड़कियां लाइन लगा के खड़ी होती हैं और ये एक बिजनेसमैन भी है, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है।
तभी पीछे हम लोग फैन लिलिन और ल्यूजी को भी देखते हैं, जो लोग उसी रेस्टोरेंट पर आए होते हैं। और यहाँ पर उस लड़के की मॉम बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा लकी है, अगर उसकी शादी मेरे बेटे से हो गई तो। जिसके बाद उस लड़के का बाप भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और ये बात सच है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, इतना कि वो अपना घर अकेले खुद चला सकता है। पीछे एक लुक हमें फैन लिलिन और ल्यूजी का दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन की नज़र तो उन लोगों पर ही होती है, लेकिन ल्यूजी सिर्फ फूड ऑर्डर करने में लगा होता है। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे उसे कुछ भी मालूम नहीं। फिर हमें मेंग फेई को दिखाया जाता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन मजबूरन उसे उन लोगों को टी सर्व करनी पड़ती है। जिसके बाद वो लड़का मेंग फेई से कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा ड्राई और रफ क्यों है, क्या तुम ज़रा सा भी अपना स्किन केयर नहीं करती, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बहुत दिनों से अपना चेहरा भी नहीं धोया है। जो सब बातें सुनकर इधर फैन लिलिन को बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ रहा होता है। तभी मेंग फेई की होने वाली मदर इन लॉ उससे कहती है कि तुम तो लड़की हो ना, और लड़की होकर भी अपना चेहरे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। क्या इस तरह से रहोगी तो कोई भी लड़का तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हें अपने साथ साथ अपने चेहरे का और अपने बॉडी का भी ध्यान रखना होगा। जो सब बातें सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और मेंग फेई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद मेंग फेई की मॉम कहती है कि आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, हम लोग मेंग फेई के लिए अच्छे से स्किन केयर प्रोडक्ट ला देंगे। इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन को सब बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, और वो सोच रही होती है कि एक बार अगर वो लड़का उसे मिल जाए तो वो उसे इतना ज़्यादा पीटेगी कि वो लड़का अपना नाम तक याद नहीं रख पाएगा। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की बुराई करने की। इधर दूसरी तरफ मेंग फेई की मॉम उन लोगों से कहती है कि मेंग फेई की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए इसका चेहरा ऐसा हो गया है, और ना इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लोई है। और ये सब बातें सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो वहाँ से उठने लगती है, तभी कप नीचे गिरने ही वाला होता है तो ल्यूजी उसे पकड़ लेता है, और ल्यूजी उसे कहता है कि तुम्हारा आखिर ध्यान कहाँ है? तुम जब से रेस्टोरेंट पर आई हो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और तुम्हें याद है ना बिल पे तुम्हें करना है। जिसके बाद फैन लिलिन की नज़र उस लड़के पर पड़ती है जो सिर्फ फैन लिलिन को ही देखे जा रहा होता है। फिर फैन लिलिन का रिएक्शन देखते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है जिस तरह से वो उसे घूर रहा था। फिर फैन लिलिन उठ जाती है अपना बिल पे करने के लिए। जब फैन लिलिन बिल काउंटर पे जा रही होती है तब भी उस लड़के की नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर ही होती है। फिर फैन लिलिन बिल पे करती है तो वो लेडी कहती है कि ये तुम किस तरह के पैसे दे रही हो भला, ऐसा लग रहा है कि ये नकली पैसे हैं, और ये इतने पिंक क्यों हैं? तो फैन लिलिन कहती है कि क्या ये पैसे तुम्हें नकली लग रहे हैं? इधर दूसरी तरफ उस लड़के को देखते हैं जो फैन लिलिन को देखकर कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा होता है, और वो सब कुछ मेंग फेई भी देख रही होती है। अब इधर फैन लिलिन के पास पैसे नहीं होते तो वो ल्यूजी की तरफ देखती है, लेकिन ल्यूजी के पास तो नकली पैसे भी नहीं होते। इतने में हम लोग देखते हैं कि मेंग फेई काफियों से आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें बिल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल मैं पे कर दूंगा। इसके बाद वो फैन लिलिन के सामने आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? बहुत टाइम से मैं तुमको देख रहा हूँ और तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी हो। जो बात सुनकर ना फैन लिलिन को इंटरेस्ट आता है और ना ही ल्यूजी को। इतने में पीछे से मेंग फेई चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उस पर इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो बात सुनकर मेंग फेई का फियांसे कहता है कि तुम आखिर ऐसा बोल कैसे सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो बोलते बोलते आगे बढ़ रहा था और वेटर वहाँ से खाना ले जा रहा था, तभी वो उसे टकरा जाता है और सारा खाना मेंग फेई के फियांसे के ऊपर गिर जाता है, और वो इसी चक्कर में फिसल के गिर भी जाता है। जो सब देख कर ल्यूजी को बड़ा मज़ा आता है। इतने में उस लड़के की मॉम आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम नीचे कैसे गिर गए, क्या तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते? जिसके बाद उस लड़के की मॉम सारा दोष मेंग फेई पर डालते हैं और कहते हैं कि सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करते तो मेरा बेटा गिरता भी नहीं। जितने में वहाँ पर मेंग फेई के मॉम और डैड आकर उस लड़के को उठाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम्हारे ऊपर कितना सारा खाना गिर गया है। और मेंग फेई के डैड वो खाना सारा अपने हाथों से हटाने लगते हैं, जो देखकर फैन लिलिन को चिंता हो जाती है, और वो मेंग फेई के डैड की हेल्प करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मेंग फेई के डैड फैन लिलिन के ग्रैंडपा जो हैं। फिर वो उसका हाथ साफ करने लगते हैं और कहते हैं कि खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, कहीं आपका हाथ ना जल जाए, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते।
जो देखकर मेंग फेई के डैड भी शॉक्ड होते हैं और उसकी मॉम भी शॉक्ड होती है। लेकिन मेंग फेई के डैड को खुद से ज़्यादा मेंग फेई के फियांसे की चिंता होती है। तभी मेंग फेई आगे बढ़ती है और कहती है कि ये मेरी क्लासमेट है और मेरी फ्रेंड भी। इतने में ल्यूजी पीछे से चिल्लाकर कहता है कि मैं भी मेंग फेई का क्लासमेट हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी स्नैक्स खा रहा होता है और उसके नीचे फैन लिलिन और मेंग फेई होती है। वो दोनों भी स्नैक्स खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इस पर फैन लिलिन मेंग फेई से कहती है कि वो जो लड़का था वो कितना ज़्यादा रूड था। वो लड़का तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला कह रहा था। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था ये सब कुछ सुन के? मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो उसका चेहरा देखते हुए कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना डार्क क्यों हो गया है? क्या तुम रात भर सोई नहीं? और मैंने जो स्किन केयर दिया था क्या तुम उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करती? तो मेंग फेई कहती है कि नहीं, जो तुमने मुझे दिया है मैंने उसे आज तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे बुरा लगता है किसी का भी सामान यूज़ करने में। वैसे ये स्किन की बात छोड़ो, मुझे तुमसे ये कहना है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिसे मैं पसंद तक नहीं करती। तुमने रेस्टोरेंट में तो देखा ही था कि वो लड़का कितना ज़्यादा मीन था, लेकिन मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रहे हैं उससे शादी करने के लिए। जो सुनकर फैन लिलिन भड़क जाती है और कहती है कि नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। जो सुनकर ल्यूजी और मेंग फेई दोनों ही फैन लिलिन की तरफ देखते हैं, जिसके बाद फैन लिलिन कहती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लड़का तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट पर जिस तरह से बिहेव कर रहा था मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें खुश रखेगा। और वैसे भी उस लड़के की शक्ल में ही लिखा है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है। तुम चाहो तो किसी अच्छे और हैंडसम लड़के से शादी कर सकती हो। फिर फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो तुम्हारे लायक का हो, जिसे तुम पसंद करती हो? तो मेंग फेई कहती है कि लड़का है ना, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी लाइफ जैसी है मेरी लाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं है। फिर हमें मेंग फेई का स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर जब मेंग फेई की मॉम उस लड़के की फ़ोटो दिखाती है तो मेंग फेई डायरेक्ट मना कर देती है कि वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी। और इसमें मेरा पूरा हक है कि मैं किससे शादी करूँगी और किससे नहीं। जो बात सुनकर मेंग फेई के डैड पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर तुम हमारी पसंद से शादी नहीं करोगी तो फिर किससे शादी करना चाहती हो? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो फिर तुमने हमारी क्या इज्जत रखी? जिस पर मेंग फेई कहती है कि आपकी इज्जत रखना इसका मतलब मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूं। आप यही चाहते हैं ना? फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेंग फेई टहल रही होती है और अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते पर उसे दिखता है कि उसका जो फियांसे है वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। फिर आते टाइम वो लड़का मेंग फेई को देखता है और उसे देखकर वो सोच रहा होता है कि इसे इस टाइम पर यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हो? फिर वो लड़का उस लड़की को कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। जो बात सुनकर मेंग फेई कहती है कि इसका मतलब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और यही काम तुम करते हो। अगर मैं ये घर पे बता दूँ तो कैसा रहेगा? इस पे वो लड़का कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और कुछ महीनों के बाद हमारी शादी भी होने वाली है और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। ये बोलकर वो मेंग फेई को छूने लगता है, जो देखकर मेंग फेई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो अपने फियांसे को ही एक थप्पड़ मारती है। उसके फियांसे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी मेंग फेई को मारने ही वाला होता है। इतने में हम देखते हैं कि उससे कोई खींचता है अपनी तरफ और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। मेंग फेई वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। वो देखती है कि कोई गिरा है और उसके हाथ में भी चोट आई है, लेकिन वो कौन है उसे पता नहीं लग पाता। इतने में वो लड़का उठता है और वो मेंग फेई पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिरा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसे मारने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है, तभी वो लड़का जिसने मेंग फेई को बचाया वो बीच में आ जाता है और वो मेंग फेई को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फैन बेई है और वो मेंग फेई के लिए काफ़ी ज़्यादा पिट जाता है। इतने में वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं उन लोगों की लड़ाई छुड़ाने के लिए और उसी बीच फैन बेई बाहर आ जाता है और अपनी साइकिल उठाता है और मेंग फेई को अपने पीछे बिठाकर वहाँ से ले आता है। मेंग फेई पीछे से सब कुछ देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अगर आज
फैन बेई नहीं आता तो उसके साथ क्या होता। जब फैन बेई मेंग फेई को अपने पीछे बिठाकर ले जा रहा था, तब भी फैन बेई उससे कह रहा था कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद मेंग फेई बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है। तभी फैन बेई उधर से आ रहा होता है तो मेंग फेई उससे पूछती है कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और कितने दिनों से कर रहे हो। तो फैन बेई कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो, और देखो आज वही हुआ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद मेंग फेई उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत समझूंगी। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। जो सब बातें सुनकर फैन बेई को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और वो मुस्कुराता है। फिर नेक्स्ट दिन हमें फैन लिलिन और मेंग फेई का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेंग फेई ये सब कुछ कहानी फैन लिलिन को बता रही होती है और कह रही होती है कि इस सब के बावजूद भी तुम मुझे कह रही हो कि मैं उसे लाइक ना करूं। तुम्हें पता है उसने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं आज मैं यहाँ पर होती भी या नहीं। और वो अकेले बहुत लोगों से लड़ सकता है। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। ऐसा कौन करता है किसी के लिए। अब तुम बताओ फैन लिली, क्या मुझे मेंग फेई को पसंद नहीं करना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद जो सब बातें सुनकर फैन लिलिन कुछ भी नहीं कहती। फिर मेंग फेई फैन लिलिन से कहती है, और मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम किसी भी लड़के को डेट मत करना जो तुम्हें ऑनलाइन मिले। इतने में ल्यूजी पीछे से आता है और कहता है कि मेरा स्वीट पोटैटो तो खत्म हो चुका है, क्या हम लोग इसे अब फेंक दें। और वैसे भी हमें घर जाना चाहिए क्योंकि सनसेट भी खत्म होने वाला है। फिर फैन लिली ल्यूजी की तरफ देखती है और सोचती है कि बस अब बहुत हुआ। फिर वो उड़ती है और मेंग फेई का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें ल्यूजी से शादी करनी चाहिए। क्या ये हैंडसम नहीं है, क्या ये गुड लुकिंग नहीं है, ये भी तो एक अच्छा इंसान है। मैं इतने दिनों से इसके साथ रह रही हूँ, मुझे पता है ल्यूजी बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए एकदम सही है। लेकिन मेंग फेई मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो और ये सब बातें करना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझे किसी से भी प्यार नहीं है, मैं जिससे पसंद करती हूँ उससे ही शादी करूंगी। आखिर फ्रीडम का मतलब क्या है, तुम मुझे फोर्स करके किसी से भी शादी नहीं करा सकती। ये बोलकर मेंग फेई वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन मेंग फेई से कहती है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर हम लोग लूजी को देखते हैं कि उसका दिल बिल्कुल तेजी से धड़कने लगता है। इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन मेंग फेई के पीछे पीछे जा रही होती है और उसे रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद मेंग फेई पीछे मुड़ती है और फैन लिलिन से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनकर फैन लिलिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्रामा की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो फेन बेई का दरवाज़ा खटखटाती है। तभी फेन बेई अंदर से दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या आपको मुझसे कुछ काम है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और वो फैन बेई की आंटी को देखती हुए कहती है कि ये तुम्हारी आंटी है, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि डैड के कोई रिश्तेदार भी है, वरना उनकी तरफ से मैं किसी से भी नहीं मिली। तभी उसकी आंटी कहती है कि वैसे ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी अंदर से ल्यूजी कहता है कि इस खाने को चेंज करो, मुझे ये जला हुआ पीस नहीं चाहिए। जो बात यहाँ पर फैन बेई की आंटी सुनती है और कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं, अंदर और कोई भी है। ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है, लेकिन फैन लिलिन उसे रोक देती है और बीच में खड़ी हो जाती है। लेकिन फैन बेई की आंटी नहीं सुनती और फिर भी वो अंदर आ जाती है। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम जूता पहन के अंदर आ रही हो, कम से कम अपने शूज़ चेंज कर लो। जिस पर फैन बेई कहता है कि आपको शूज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अंदर आ सकते हो। और इधर अंदर ल्यूजी बोल रहा होता है कि उस फूड को चेंज करो, ये बहुत ही ज़्यादा जला हुआ है, मैं तो इसे खा भी नहीं सकता। जिसके बाद फैन बेई की आंटी कहती है कि तुम वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी कि तुम जिस गाड़ी को इतने दिनों से खरीदना चाहते थे वो आ गई है, मैं उसे ड्राइव करके लाई हूँ और वो नीचे है। जो बात सुनकर फैन बेई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों आते हैं फैन बेई की गाड़ी को देखने के लिए। जो देखकर फैन लिलिन फैन बेई से कहती है कि डैड,
क्या आप इतने दिनों से सिर्फ इस खटारा गाड़ी को खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे थे? इससे अच्छा आप कोई अच्छी गाड़ी खरीदते। तभी सेकंड मोमेंट फैन लिलिन को रियलाइज़ होता है कि उसने फैन बेई को डैड बोल दिया है, जो उससे काफ़ी बड़ी गलती हुई है। अब वो बात सुनकर फैन बेई शॉक्ड होता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या कह के बुलाया? अब वो कुछ कह पाता तभी ल्यूसी कहता है कि ये गाड़ी उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है। खैर इसे चलाने लायक इंसान तुम ठीक ही हो, क्योंकि तुम मॉडर्न कार और मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं चला सकते, तो यही तुम्हारे लिए ठीक है। अब ल्यूसी ने यहाँ पर अपना जादू कर दिया होता है और फैन बेई इस सब के बारे में भूल चुका होता है। जिसके बाद फैन लिलिन फैन बेई से कहती है कि क्या तुमने अभी कुछ गलत सुना? क्या मैंने तुम्हें कुछ कह के बुलाया? तो फैन बेई कहता है कि तुम आखिर किस बारे में पूछ रही हो? मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं अब बाहर नहीं रह सकता। अगर तुम लोग को रहना है तो रहो यहाँ पर। ये बोलकर फैन बेई वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फैन लिलिन अभी भी कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है कि मैंने फैन बेई को डैड कह के बुलाया, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया। फिर वो ल्यूसी की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुमने भी कुछ नहीं सुना जो मैंने कहा? तो ल्यूसी कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रहा? क्या तुम बाहर ही रहना चाहती हो? ये बोलकर ल्यूसी अंदर चला जाता है। फैन लिलिन स्टिल कंफ्यूज होती है और कह रही होती है कि मैंने सब कुछ इतने क्लियर वर्ड में बोले थे और इन लोगों ने मुझसे कुछ सवाल भी नहीं किया, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी के पीछे पीछे जाने लगती है और फैन बेई से कह रही होती है कि तुमने उस खटारा ट्राईसाइकिल को लेकर ठीक नहीं किया है, आखिर तुम उसका क्या ही करोगे? तभी फैन लिलिन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन ल्यूसी उसे पकड़ लेता है, जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और ल्यूसी से कहती है कि तुम तो अभी मेरे आगे चल रहे थे ना, फिर अचानक से पीछे कैसे आ गई? आखिर चल क्या रहा है? तो ल्यूसी कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पीछे चलते आ रहा हूँ, तो भला आगे कब गया? तुम्हें ही कुछ गलत फहमी हो रही है। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। ल्यूसी के जाने के बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और उस हर एक मोमेंट के बारे में याद करती है जहाँ पर ल्यूसी ने फैन लिलिन की हेल्प की थी। कि फैन लिलिन जब फर्स्ट टाइम पास्ट में आई थी तो सबसे पहले वो ल्यूसी से मिली थी और उसी ने उसकी हेल्प की थी, और उस दिन रेस्टोरेंट में भी कप गिरने से ल्यूसी ने बचा लिया था, जबकि ल्यूसी का ध्यान तो कप में था ही नहीं, वो तो फूड ऑर्डर करने में बिजी था। और उस दिन क्लास में भी उस लड़के से ल्यूसी ने ही फैन लिलिन को बचाया था, और जिस दिन वो कैफ़े गई थी उससे पहले ही ल्यूसी वहाँ पर पहुँच गया था। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर जब ल्यूसी बोर्ड साफ कर रहा होता है तो फैन लिलिन उसे काफ़ी गौर से देख रही होती है। फिर वो उसके पास जाकर उसे पूछती है कि तुम बताओ मुझे, तुम कौन हो? फिर एक और सीन दिखाया जाता है जब फैन लिलिन ल्यूसी को रोक कर उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे क्या पहले से जानते हो। ऐसे करते करते हमें बहुत सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर फैन लिलिन ल्यूसी से पूछने की कोशिश करती है कि तुम आखिरकार हो कौन? क्या तुम कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानती? मैं जहाँ कहीं भी जाना चाहती हूँ तुम मुझसे पहले पहुँच जाती हो और हर एक चीज़ में मेरी हेल्प करते हो। जो सब बातें सुनने के बाद अब ल्यूसी फैन लिलिन के पास आने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए। फैन लिलिन कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तो ल्यूसी कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वरना मुझे तुम्हारी इतनी चिंता क्यों होती। मैं हर जगह तुम्हें फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं हर बार तुम्हारी हेल्प करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और तुम भी तो मुझे लाइक करती हो, इसीलिए तो हर रात तुम मेरे बारे में सोच कर ही सोती हो। जो बात सुनकर फैन लिलिन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो भला, मैं तुम्हारे बारे में क्यों ही सोचूंगी और तुम्हारे बारे में सोच कर क्यों सोऊंगी। जो बात सुनकर ल्यूसी हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा चेहरा येलो क्यों हो गया है? हो सकता है कि तुम मुझे हर समय याद करती रहती हो, इसलिए मैं भी कभी कभार तुम्हारे बारे में सोच लेता हूँ, और जहाँ तुम्हें जाना होता है वहाँ पर मैं तुमसे पहले पहुँच जाता हूँ। जो सब बातें सुनने के बाद फैन लिलिन कहती है कि तुम बस करो, इतने सारे बहाने बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन के जाने के बाद ल्यूसी एक गहरी सांस लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन फैन लिलिन का दिखाया जाता है जब वो मिरर के सामने बैठी होती है और अपने चेहरे को देख रही होती है और कहती है
क्या मेरा चेहरा सच में येलो हो गया है? क्या ल्यूसी सच कह रहा था? जिसके बाद फैन लिलिन अपना स्किन केयर करती है, जिसके बाद वो सो जाती है और वो सोते टाइम भी यही सोच रही होती है कि बस किसी तरह से मेंग फेई और ल्यूसी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए और वो लोग एक दूसरे से शादी कर ले। जहाँ पर ल्यूसी का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, हमें फुल फ्रीडम है अपनी पसंद की शादी करने का। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। तभी फैन लिलिन को याद आने लगता है वो सब कुछ, कि किस तरह से मेंग फेई के मॉम और डैड उसकी शादी ज़बरदस्ती उस बेवकूफ़ लड़के से कराने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर मेंग फेई भी कह देती है कि उससे उस लड़के से शादी नहीं करनी, क्योंकि मेंग फेई फैन बेई को ऑलरेडी पसंद करती है और फैन बेई एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मेंग फेई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वही सब बातें सोच सोच कर इधर फैन लिलिन की नींद टूट जाती है। उठने के बाद वो कहती है कि मैं 2-3 घंटे तो सो ही गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं, तो वो टॉवल से अपना चेहरा पोंछने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। फैन लिलिन कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोने से पहले मैंने एचबीएन का स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ किया था। तभी उसकी नज़र उसकी एचबीएन की बोतल पर जाता है। तभी वो नोटिस करती है कि वो बोतल्स बिल्कुल भरी हुई है और उसे रियलाइज़ होता है कि जब उसने लास्ट टाइम इस बोतल को यूज़ किया था तो वो बिल्कुल खाली था। फैन लिलिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, कहीं मैं पास्ट में आई हूँ इसलिए तो ये सब नहीं हो रहा है। जिसके बाद अपना मूड फ्रेश करने के लिए फैन लिलिन बाहर आती है थोड़ा टहलने के लिए। आगे जाने के बाद हम उसके पीछे ल्यूसी को देखते हैं जो फैन लिलिन के पीछे पीछे आ रहा होता है। आगे जाने के बाद हम लोग 2 आदमी को देखते हैं जो अपोजिट साइड से आ रहा होता है। अब फैन लिलिन जैसे ही जाती है तभी वो उस आदमी से टकरा जाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेंग फेई का फियांसे होता है। अब उसे देखकर वो कहता है कि तुम तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की हो ना, हम लोग तो दोबारा मिल गए, शायद किस्मत चाहती है कि हम दोनों बार बार मिले, तुम्हें क्या लगता है? जो बात सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद वो लड़का फैन लिलिन का स्कार्फ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फैन लिलिन मना कर देती है, जिस पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। फिर वो फैन लिलिन को मारने के लिए एक डंडा उठाता है। जैसे ही वो मारने के लिए डंडा आगे करता है तभी ल्यूसी अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे फैन लिलिन की जगह ल्यूसी को चोट लग जाती है। अब फैन लिलिन ल्यूसी को देखती है और कहती है कि तुम कौन हो, और उसी टाइम पर समय रुक जाता है। जिसके बाद ल्यूसी को कुछ दर्द महसूस होता है तो वो अपने हाथ को देखता है और कहता है कि मुझे तो चोट लग गई। फिर ल्यूसी के जख्म भी ठीक हो जाते हैं और तभी टाइम स्टार्ट हो जाते हैं और मेंग फेई का फियांसे और वो लड़का दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि मेंग फेई के फियांसे को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। अब वो लोग वहाँ पर लड़ाई शुरू करते तभी वहाँ पर फैन भी अपनी ट्राई साइकिल लेकर पहुँच जाता है। ल्यूसी फैन लिलिन को उठाकर ट्राई साइकिल पर बिठा देता है। ल्यूसी कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इन लोग को संभाल लूँगा, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे कि उसे देखकर फैन लिलिन भी ल्यूसी को पकड़कर अपने साथ बिठा देती है। फिर वो लोग वहाँ से सही सलामत वापस चले जाते हैं। फिर फैन भी पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो, तुम लोग इस सिचुएशन में आखिर पड़े कैसे, और बताओ क्या मेरा ट्राई साइकिल यूज़फुल नहीं है? जो बात सुनकर ल्यूसी स्माइल करता है और इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन सोच रही होती है कि ये वही ट्राई साइकिल है जिस पे मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी और ये वही डैड है जो मुझे बचपन में इसी ट्राई साइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाया करते थे। फिर हमें फैन लिलिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है और उसके पापा उसे उसी ट्राई साइकिल में बिठाकर घर लेकर आते हैं, जहाँ पर मोहल्ले के सारे बच्चे फैन लिलिन के पास जाकर कहते हैं कि फैन लिलिन की इस खटारा गाड़ी में रोज आया जाया करती है। जो बात सुनकर फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस गाड़ी पर लात मार के कहती है कि ये गाड़ी सच में खटारा है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और उसकी मॉम उसे लेकर आती है। तभी वो देखती है कि उसकी जो पुरानी ट्राई साइकिल है उसके डैड ने उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है। उसके चारों तरफ बलून्स होते हैं और फैन लिलिन बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह उस ट्राई साइकिल में बैठी होती है।
फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मोहल्ले के सारे बच्चे फ़ैन लिलिन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि फ़ैन लिलिन तो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही है, क्या मैं भी इस ट्राईसाइकिल में बैठ सकती हूँ। और वो मोमेंट फ़ैन लिलिन की चाइल्डहुड का बेस्ट मोमेंट था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिलिन ये सब कुछ बातें याद करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो फ़ैन बेई से कहती है कि फ़ैन बेई, क्या तुम मेंग फेई को लाइक नहीं करते? बताओ मुझे, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाकर उसे प्रपोज करो और उससे शादी कर लो, वरना उसकी फैमिली उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा देंगे। तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। ये सुनने के बाद फैन भी अपनी ट्राईसाइकिल रोक देता है। तभी लूजी फैन लिलिन को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन फैन लिलिन नोटिस करती है कि उसके हाथ में चोट नहीं लगी है। फिर वो लूजी को देखती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी थी ना, फिर वो गायब कैसे हो गई? तुम आखिर हो कौन? वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और इस मोमेंट पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की शुरुआत में हमें फ़ैन लिलिन का प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिलिन अपने ऑफिस में होती है और उसकी बॉस उसे डांट रही होती है और कहती है कि इस कंपनी को तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुम बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही हो और अगर तुम्हें इस कंपनी में आगे चल के काम करना है तो तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जो बातें सुनकर फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और बाहर आने के बाद वो ये सोचने लगती है कि क्या वो इतनी ज़्यादा यूज़लेस है। तभी वहाँ पर दूसरी एम्प्लॉय आती है और फ़ैन लिलिन को पेपर्स देते हुए कहती है कि इसे ज़ेरॉक्स करके मेरे पास लाओ। इधर सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फ़ैन लिलिन होती है जिससे हर कोई अपना काम करवाता है। फिर हमें ल्यूजी को दिखाया जाता है जो सबकी बातें सुन पा रहा था। तभी उसे फ़ैन लिलिन की विश सुनाई देती है। वो कहती है कि काश मैं अपनी बॉस की भी बॉस होती। मुझे ये लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। शायद मुझे यूजलेस कामों के लिए बनाया गया है। मैं अपनी पूरी मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा डांट मिलती है। वो ये सब सोच रही होती है तभी फ़ैन लिलिन के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जहाँ पर आज फ़ैन लिलिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं, जिस पर फ़ैन लिलिन का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी ऑफिस के पास वाले होटल में हूँ, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा तब तुम यहाँ पर आ जाना। फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि जब हम लोग होटल में मिल ही रहे हैं तो फिर आज का रूम तुम बुक कर दो। फ़ैन लिलिन भी खुश होती है। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी रूम बुक कर देती हूँ। जिसके बाद जल्दी से फ़ैन लिलिन एक रूम बुक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फ़ैन लिलिन की एम्प्लॉय उसे कह रही होती है कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, ये HBN के चक्कर में मेरी पूरी रात की मेहनत बेकार हो गई। जिसके बाद फ़ैन लिलिन कहती है कि काम तो पूरा हुआ ही नहीं, इसका मतलब हमें इसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। फ़ैन लिलिन कहती है कि मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। HBN के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें याद करके हमें सब कुछ कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि HBN एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हम लोग इसके बारे में जितना अच्छा लिखेंगे सब लोग उतना ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। जिसके बाद वो एम्प्लॉय कहती है कि वैसे फ़ैन लिलिन तुम्हारा स्किन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम भी HBN का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हो? तो फ़ैन लिलिन कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनकर वो एम्प्लॉय कहती है कि अगर ऐसी बात है तो HBN का प्रोडक्ट आज से मैं भी यूज़ करूँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सच में ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बात सुनकर फ़ैन लिलिन मुस्कुराती है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसी होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ल्यूजी को भी देखते हैं। फिर हम लोग फ़ैन लिलिन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो किसी के साथ होता है और वहीं पर ल्यूजी को भी देखते हैं जो फ़ैन लिलिन के बॉयफ्रेंड को ही देख रहा था। जिसके बाद ल्यूजी वहाँ से चला जाता है तो फ़ैन लिलिन नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ है। जब वो लोग एक दूसरे के पास आते हैं तो फ़ैन लिलिन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि एक्चुअली ये मेरी कज़न है और ये बिज़नेस ट्रिप में मेरे साथ आई है और ये हमारे साथ ही घूमेगी। जो देखकर फ़ैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसकी कज़न कहती है कि जो तुमने रूम लिया है क्या उसमें सिंगल बेड है? अगर ऐसा रहा तो हम में से किसी एक को सोफे में सोना पड़ेगा। फिर वो फ़ैन लिलिन को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े पुराने ख्यालात की है। इसके कपड़े देखकर लग रहा है कि इसे ठीक से
ड्रेसिंग का सेंस नहीं है। जो बात सुनकर फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड हंसने लगता है और फैन लिलिन से कहता है कि एक्चुअली ये न्यूयॉर्क में रहती है, इसलिए उसे यहाँ के स्टाइल के बारे में कुछ खास पता नहीं, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, लेकिन इसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन फैन लिलिन को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बोल देती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, उसे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए उसे वापस जाना है। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है। फैन लिलिन के जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड की कज़न कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। फिर नेक्स्ट सीन हमें फैन लिलिन का दिखाया जाता है, वो बस पर आई होती है और उसे मैसेज आ रहे होते हैं उसके बॉयफ्रेंड की, जो उससे कह रहा होता है कि मैं तुमसे कल बात करूँगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जो फैन लिलिन को अच्छा नहीं लगता और वो फ़ोन साइलेंट कर देती है। तभी एक बच्ची जब बस से उतर रही होती है तो उसकी आइसक्रीम फैन लिलिन की जैकेट पर लग जाता है, जिसके बाद फैन लिलिन उस आइसक्रीम को पोंछने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बुजुर्ग आदमी से टकरा जाती है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी फैन लिलिन को काफ़ी बुरी नज़र से देख रहा होता है और उसे अपनी थाई में बैठने के लिए कहता है, जो देखकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन अपने ऑफिस पर होती है और वहाँ पर काम कर रही होती है। तभी उसे फ्लैशबैक हिट होता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसकी बॉस ने HBN के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए थे और कहा था कि सब कोई इसे बांट लेना, लेकिन फैन लिलिन को वो नहीं मिलता। जिसके बाद फैन लिलिन ने HBN का प्रोडक्ट अपने पैसों से खरीदा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने घर वापस चली जाती है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। फैन लिलिन की मॉम फैन लिलिन के डैड को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे इतना स्टूपिड बन के नहीं रहना है, वरना सब लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसे थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। घर आते ही अपने मॉम और डैड को इस तरह से लड़ते फैन लिलिन बाथरूम में घुस जाती है और वहाँ पर शावर ऑन करके बस यही सब कुछ सोच रही होती है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग है। उसे हर जगह पर ताने सुनने को मिलते हैं, ऑफिस में भी उसे हर चीज़ के लिए डांट मिलती है, जबकि वो सब काम अच्छे से करती है। वो हर एक चीज़ परफेक्टली करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। सारा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे अपनी बॉस से डांट सुनने को मिलता है। फैन लिलिन ये सोचने लगती है कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे प्यार करेगा और उसे पूरी दुनिया की खुशी ला कर देगा बिना उसे चीट किए। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन के मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं। तभी फैन लिलिन बाथरूम से बाहर निकलती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है और ये वही मोमेंट होता है जब फैन लिलिन गुस्से में घर से बाहर निकली थी। फैन लिलिन कहती है कि अब उसे यहाँ पर नहीं रहना, वो रोज़ की इन झगड़ों से परेशान हो गई है और ऑफिस के बॉस से। जिसके बाद वहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आती है और कहती है कि देखो तुम्हारे डैड किस तरह से मुझसे लड़ रहे हैं, और जब तुम घर आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, भला ऐसे कौन आता है। फैन लिलिन परेशान हो गई थी और उसने मन बना लिया था कि उसे इस घर में नहीं रहना है। इधर दूसरी तरफ उसकी मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे। फैन लिलिन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक वो रुक के कहती है कि मुझे आप लोगों के साथ अब और नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फैन लिलिन को इतने गुस्से में आते देख इधर सब लोग शॉक्ड होते हैं। फैन लिलिन की मॉम कहती है कि अब तुम भी मुझे परेशान करने लगी, तुम्हारे डैड तो मुझे परेशान कर ही रहे थे, अब तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही परेशानी झेली हुई है, और ख़ास करके जब मैंने इसे शादी किया था। जिस पर फैन लिलिन के डैड भी कहते हैं कि मैं भी परेशान हो गया हूँ। और इधर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आप लोगों को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। फैन लिलिन वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से घर छोड़ने की बात क्यों कर रही हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। उसी समय 12 बजने वाले होते हैं और न्यू ईयर भी आने वाला होता है। जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं, फैन लिलिन ये विश करती है कि उसे सब कुछ चेंज करना है। वो अपने डैड को चेंज करना चाहती है और कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वो दोबारा इस दुनिया में पैदा ही ना हो। जिसके बाद अचानक ही हमें ल्यूजी को दिखाया जाता है और वो सब बातें सुनने के बाद ल्यूजी मुस्कुराता है और उसी टाइम पर टाइम स्टॉप हो जाता है और हमें डायरेक्ट 1995 का दिखाया जाता है। फैन लिलिन की ये विश पूरी हो जाती है और वो अपने मॉम और डैड की कॉलेज के टाइम पर पहुंच जाती है।
जिसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन बेई ने डिसाइड कर लिया होता है कि आज वो किसी भी तरह से मेंग फेई को प्रपोज करके रहेगा। अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं फैन बेई को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है ना जो कैफे टीना में फूड बेचता है, ये इतना ज़्यादा शिवर क्यों कर रहा है, क्या ये गाना गाने वाला है। यही सब बोलकर वो लोग फैन बेई का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लूजी उस लड़के की तरफ देखता है और उसी टाइम पर टाइम रुक जाता है, जिसके सेकेंड टाइम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा ताली बजाने लगते हैं और फैन बेई को चीयर करने लगते हैं कि तुम ये कर सकते हो। जो देखकर फैन बेई तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि इन सबको अचानक से क्या हो गया, क्योंकि अब तक तो ये लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे। जो सब कुछ देखकर ल्यूजी स्माइल करता है और फैन लिली ल्यूजी की तरफ देखती है और वो सोच रही होती है कि ज़रूर ये सब कुछ ल्यूजी ही कर रहा है। तो ल्यूजी कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो, वहाँ पर देखो। जिसके बाद फैन बेई अपना गाना शुरू करता है और जब वो गा रहा होता है तो फैन लिलिन वो देखकर इमोशनल हो जाती है और सोच रही होती है कि वो कितनी बुरी है। वो खुद के लिए अपने मॉम और डैड को अलग करना चाहती थी, जबकि इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं। वो हर वक्त यही सोचती रही कि अगर वो पास्ट में आ जाएगी और वो अपने मॉम और डैड को मिलने से रोक देगी तो वो लोग कभी शादी नहीं करेंगे और इससे फैन लिलिन कभी पैदा ही नहीं होगी, जिससे उसे इतनी प्रॉब्लम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा जैसे वो अभी कर रही है। ऑफिस जाते वक्त भी और आते टाइम भी हर समय वो प्रॉब्लम से ही गुजरती रहती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैन लिलिन ये सब कुछ किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, उसे सब कुछ अकेले ही खुद झेलना पड़ता है और फैन लिलिन इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन ये सब कुछ सोच कर रो रही होती है और अपने मन में डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपना प्लान कैंसिल कर देगी। वो अपने डैड की तरफ देखती है जो मेंग फेई के लिए सॉन्ग गा रहे होते हैं। अपनी पूरी हिम्मत करके उसे रियलाइज़ होता है कि डैड मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ये सब बहुत ज़्यादा गलत कर रही है और उसे ये सब कुछ रोकना है। जिसके बाद वहाँ पर मेंग फेई आ जाती है। मेंग फेई के आने के बाद फैन बेई अपना गाना गाना स्टॉप कर देता है और स्माइल करता है। फिर वो कहता है कि मैं ये सॉन्ग अपने बहुत ही पसंदीदा इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूँ। जिसके बाद फैन लिलिन मेंग फेई को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा विश कर रही होती है कि काश फैन बेई मेंग फेई का नाम ले। मेंग फेई भी रो रही होती है, फैन बेई भी इमोशनल होता है और वो सॉन्ग गा रहा होता है और इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन भी रो रही होती है। जिसके बाद वो जोरों से ल्यूजी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं ये विश मांगती हूँ कि मैंने जो भी विश किया था वो मुझे इनकम्प्लीट करना है। मुझे अपनी विश पूरी नहीं करनी और मुझे वापस अपने टाइम में जाना है। सब कुछ जैसा है वैसे ही रहने दो। फैन लिलिन रोते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी ये विश पूरी कर सकते हो। जो सुनकर ल्यूजी कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद फैन बेई कहता है कि मैं इस सॉन्ग को उस इंसान को डेडिकेट करूँगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और आज मैं सबके सामने ये बोल रहा हूँ। जो सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चीयर अप करने लगते हैं और इधर मेंग फेई भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, लेकिन उससे ज़्यादा फैन लिलिन नर्वस होती है और अपने मन में सोच रही होती है और विश कर रही होती है कि बस डैड किसी तरह से मॉम का नाम ले ले। फैन लिलिन रोने लगती है और ल्यूजी का हाथ जोरों से पकड़ लेती है। जिसके बाद ल्यूजी उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उस मोमेंट पे फिर से टाइम स्टॉप हो जाता है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन के आंसू पोंछता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि तुम अपनी लाइफ से परेशान थी और तुम्हें सब कुछ चेंज करना था और मैंने उसके लिए तुम्हें एक चांस भी दिया। तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम अपना आने वाला फ्यूचर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर सकती हो, लेकिन तुमने वो चूज़ नहीं किया क्योंकि तुम अपनी मॉम और डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। यहाँ आके तुम्हें पता चला कि हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है और तुम्हारी लाइफ में भी कुछ इसी तरीके से प्रॉब्लम चल रही थी।
लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है जो तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ता है। जिसके बाद लूसी फैन लिलिन को किस करता है। किस करते टाइम लूसी ये बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी ये विश भी पूरी करनी पड़ेगी और मुझे ये भी पता है कि आज के बाद मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अगर किस्मत में रहा तो मैं तुम्हें याद रहूंगा, वरना तुम भी मुझे एक अजनबी की तरह ट्रीट करोगी। जिसके बाद टाइम फिर से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर फैन बेई बोल देता है कि मैंने ये सॉन्ग मिंग फेई के लिए बनाया था और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो सबके सामने मिंग फेई को प्रपोज करता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फैन लिलिन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब जब फैन लिलिन की ये विश भी पूरी हो गई तो लूसी गायब हो जाता है। फैन लिलिन अपने मॉम और डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो लूसी को थैंक यू बोलने ही वाली होती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसके साइड पर लूसी नहीं है। फैन लिलिन अपने आसपास देखती है लेकिन लूसी कहीं भी नहीं होता। जिसके बाद फैन लिलिन को एक लाइट हिट होती है। इसका मतलब कि अब फैन लिलिन के प्रेजेंट जाने का टाइम आ गया है। जैसे ही वो अपने प्रेजेंट में जाने लगती है उसे सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से वो लूसी को बोला करती थी कि वो मिंग फेई से शादी कर ले और लूसी उसे इस बात पर मना करते रहा। यही सब मोमेंट हमें रिवर्स करके दिखाया जा रहा था। जिसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब न्यू ईयर आने वाला था और फैन लिलिन ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अब इस घर पे नहीं रहना। जहाँ पर फैन लिलिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुमने आखिर ऐसा बात क्यों बोला कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। और वो देखकर फैन लिलिन की मॉम को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में फैन लिलिन के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। जिसके बाद फैन लिलिन अपनी मॉम को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप लोग इस तरह से लड़ा मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फैन लिलिन कहती है कि आप और डैड दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल हो और दोनों इस तरह से लड़ाई बिल्कुल मत करना और एक दूसरे पर शक बिल्कुल मत करना। डैड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, इसलिए उन पर गुस्सा बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से इसीलिए शादी किया था क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। हमारे बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन तुम उस पर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फैन लिलिन की मॉम भी उसे संभालती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ, इस तरह से छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें फैन लिलिन के ऑफिस का दिखाया जाता है। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ चुका होता है। फैन लिलिन समझ जाती है कि अब उसे किस तरह से काम करना है। उसे दूसरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और अपने हिस्से का काम पूरी मेहनत से करना है, चाहे बाकी लोग उस हिस्से का काम करे या ना करे, और अपनी तरफ से उसे पूरी कोशिश करनी है। जिसके बाद वो एक सीन में ये याद कर रही होती है कि जो मैंने देखा क्या वो सब कुछ सच था, क्या मैं सच में टाइम ट्रेवल करके आई हूँ और वो इंसान मेरे सपनों में हर रोज आता है जो पास टाइम पर हर वक्त मेरे साथ रहा करता था और एक तरफ से वो मेरा सेवियर भी था। यही सब बातें सोचकर फैन लिलिन एक दिन टहल रही होती है। तभी फैन लिलिन को कुछ महसूस होता है। तभी देखते हैं कि कोई फैन लिलिन का स्कार्फ आगे कर रहा होता है और उसके हाथ में चोट भी लगा होता है जैसे लूसी के हाथ में लगा था। फैन लिलिन समझ जाती है कि ये वही सपने वाला लड़का है। फैन लिलिन जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वहाँ पर लूसी खड़ा होता है। फिर वो फैन लिलिन को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे पहचान लिया। फैन लिलिन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर फैन लिलिन उसे देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद लूसी उसे हग करता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, और इस मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।